नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, आज हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आपके लिए आए हैं और यह प्रोग्राम जो है 69th बीपीएससी से संबंधित होने वाला है, जो कि 30 सितंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, नया यह समझ लीजिए। इस प्रोग्राम के तहत हम क्या करेंगे, बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए अभी 69वां होना है, तो 68वीं बीपीएससी में जो पूछा गया है प्रश्न विषय वार हम देख लेंगे। जैसे कि मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का लाया हूं प्रश्न पत्र, तो उसको हम देखेंगे और ये देखेंगे कि 68वीं में कितने प्रश्न इससे पूछे गए हैं, उसके क्या जवाब होने चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। खास बात मेरे साथ आपका यह होगा कि मैं जब प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की चर्चा करूंगा तो क्या सही जवाब होना चाहिए, कौन सा विकल्प सही जवाब होगा, यह तो हम बताएंगे ही। इसके अलावा मैं यह भी चर्चा करूंगा कि वह विकल्प जो गलत है वह गलत क्यों है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। एक प्रश्न में 4-5 टॉपिक आप तैयार कर ले जाएंगे। तो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के साथ आया हूं, इसी तरह संस्कृति आईएएस के बाकी जो ऑनलाइन फैकल्टी है विभिन्न सब्जेक्ट के साथ आपके साथ आएंगे और पिछले 5-7 वर्षों के प्रश्न पत्र को हम सही से तैयार कर लेंगे। इसका कारण क्या है कि आप बीपीएससी में देखेंगे कि पिछले बार के जो प्रश्न होते हैं उसका दोहराव होता है। करीब करीब यह आंकड़ा जो है 25 से 30 तक चला जाता है। तो यदि हम पिछले साल के प्रश्न पत्र को सही से तैयार कर लें तो निश्चित तौर पर चयन की जो बात आती है प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, उसकी संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये काम करने वाले हैं। अब आज का जो मेरा लेक्चर है यह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होने वाला है, मेरा विषय, हम इसी के साथ बढ़ेंगे और 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रहा है उस पर हम बात करेंगे। ध्यान रखना है 68वीं की मैं आपको बात करूंगा, ठीक है। अब 68वीं में 8 प्रश्न पूछा गया था। बीपीएससी के द्वारा 68th प्रीलिम्स जो हुआ था उसमें 8 प्रश्न राज्य व्यवस्था से पूछा गया था। सभी पर हम बारी बारी से डिटेल से चर्चा कर लेंगे। चलिए, अब उससे पहले संस्कृति आईएएस आपके लिए एक ऑफर लेकर के आई है। रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न कोर्स है उस पर 50% तक की भारी छूट दी जा रही है। कोर्स का मोड क्या होगा, तो लाइव कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स होगा, पेन ड्राइव कोर्स होगा और डीएलपी कोर्स होगा, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू जो कोर्स होते हैं उन सभी पर 50% तक की छूट है। कौन कौन सा कोर्स है, तो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य है कि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही खंड निहित होंगे। उसके बाद यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी होगा और बिहार की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लेकर के आई है। यहाँ फिर से वही बात कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी। यह ऑनलाइन मोड में होने वाला है, यह बीपीएससी का जो है, और 4 सितंबर से इसकी बैच भी स्टार्ट होने वाली है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और यूपीएससी का प्रीलिम्स कोर्स जो है वह भी अलग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी कोर्स है और ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर इतिहास और भूगोल है। इन सभी पर 50% तक की छूट है। यह जो है आप ईएमआई की सुविधा पर भी ले सकते हैं। अगर डेट देखें कि कब से कब तक ऑफर रहेगा, तो 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक इसका ऑफर ये वैलिड है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या फिर इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप कॉल कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, अपना नामांकन सुनिश्चित करा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 68th बीपीएससी के प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सीधे हम बढ़ते हैं अब अपने पहले प्रश्न के तरफ। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि हम प्रश्न को देखेंगे, हम देखेंगे विकल्प क्या है और यह भी देखेंगे कि उसमें सही विकल्प क्या है। उसके बाद यदि कोई विकल्प जैसे कि इसमें है गलत है, तो वह गलत क्यों है, इस पर हमारा जोर होगा। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका अध्ययन अध्यापन का यही है। तो हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 2-3 बातें आप बता दूं कि अभी क्या है, बीपीएससी ने, आप जानते हैं कि पिछले साल से 68 से निगेटिव मार्किंग करना स्टार्ट कर दी है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, तो अब निगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि गलत उत्तर आप देंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम जो है खामियाजा आपको भुगतना होगा। उसके अलावा देखिए कि अभी अभी नोटिफिकेशन कल ही आया है कि बीपीएससी अब 4 ही विकल्प
विकल्प दिया करेगी किसी सवाल में। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर कितने विकल्प दिए गए हैं, 5, A, B, C, D, E। अब जो है ई वाला जो है इसे बीपीएससी हटा रही है। कल ही जो है इसका ट्वीट आ गया है आयोग की तरफ से, तो अब हमारे पास 4 ही विकल्प होंगे। ये 68 का है, इसीलिए हम 5 विकल्प के साथ अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 2-3 बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। 30 सितंबर को एग्जाम है, तो हम कोशिश करेंगे कि 15 सितंबर तक आपकी तैयारी जो है हम लोग प्रैक्टिस आपको करा दें। आप लगातार चैनल पे जुड़े रहिए। विभिन्न जो ऑनलाइन फैकल्टी हैं संस्कृति IAS के, वो सभी अपने अपने सब्जेक्ट के साथ आपसे मुखातिब होते चलेंगे। अब चलिए पहला प्रश्न देखते हैं सीधा। पहला प्रश्न है क्या, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, ये प्रश्न है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप प्रश्न देखें बीपीएससी का, तो आप वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रश्न दिया गया होगा उसे भी देख लीजिएगा। यानी कि प्रश्न को भी इंग्लिश भाषा में देखना है, साथ ही जो विकल्प दिया गया है उसकी जो भाषा दी गई है वह इंग्लिश में जरूर देखना है। क्यों देखना है, अगले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फॉल्ट किया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर 73वें संशोधन, तो संविधान संशोधन की चर्चा की गई है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। तो विकेंद्रीकरण किन किन चीजों का किया गया, पूछा गया है। जब भी आप प्रश्न देखें ना, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट मत देखिए, यहां देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कथन सही है। यहां कई बार रहेगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पर सही है। अब जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप ढूंढेगा आपका दिमाग कि सही वालों को मुझे सिर्फ रखना है, बाकी को हटा देना है। चलिए यहां पर देखते हैं विकल्प क्या कहा गया है। निर्णय लेने की शक्तियों का ध्यान रखना है। 73वें संविधान संशोधन के तहत निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत न्यायिक शक्तियों पर चर्चा नहीं की गई थी। ठीक है, यहां पर इस बात को समझ लेना है, कहीं से भी न्यायिक शक्ति की चर्चा नहीं की गई थी। निर्णय लेने की शक्तियों पर बात की गई है, पूर्ण व्यवस्था की बात है, प्रशासनिक शक्तियां भी इसमें निहित है। अगर इसके हिसाब से हम देख लेते हैं तो हमारा 3 विकल्प जो है वह सही है। यदि इसके हिसाब से हम देख लेते हैं तो हमारा 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। अब देखिए 1, 2 और 4 जो है सी में दिया गया है, यानी कि विकल्प सी जो है वह सही है, बाकी सब गलत है। न्यायिक शक्तियां जो है वह क्यों गलत है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा आपके सुविधा के लिए हमने क्या किया है, यूं तो मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं, लेकिन आपके सुविधा के लिए जो भी प्रश्न है, जैसे कि मान लीजिए 73वां संविधान संशोधन का विकेंद्रीकरण की चर्चा किया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हैं वह मैं यहाँ लेकर के लिख के व्याख्या ले आया हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, आप हमारे साथ प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कीजिए, अपनी तैयारी को मापिए, देखिए कि कितना आप तैयार हैं। अभी आप कुछ ही दिन प्रीलिम्स का बचा है। इसका जो पीडीएफ है संस्कृति IAS के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वहां से आप समझ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पंचायती राज की जब बात करेंगे तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सृजित की गई एक व्यवस्था है। यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है, यानी कि लोकतंत्र की जो जड़ है उसकी व्यवस्था की गई है कि पंचायत में कहीं ना कहीं निहित है। तो पंचायत स्तर से ही इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जनता जो है, जन भागीदारी वह शासन प्रशासन में सुनिश्चित हो सके। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। इसके तहत संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद, यहां ध्यान देना है, भाग 9 में, भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। तो 16 नया अनुच्छेद इसमें जोड़ दिया गया था और 11वीं अनुसूची भी उसमें जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायती राज्य से संबंधित है। और यहाँ पर 9A की बात करें, यहाँ पर 9A संविधान, यहाँ पर देखेंगे भाग 9, तो भाग 9A की जब बात करेंगे तो यहाँ पर 12वीं अनुसूची होगी जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके तहत क्या हुआ था कि 29 विषय जो है वह पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था। यहाँ पर जोर देना है कि कहीं ना कहीं हम चाह रहे थे कि हमारा जो प्रशासनिक कार्यभार है उसको विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, वह पंचायत स्तर तक पहुंच जाए। इसका कहीं से भी उद्देश्य हमारा न्यायिक विकेंद्रीकरण का नहीं था, जबकि विकल्प में एक जो है वह न्यायिक विकेंद्रीकरण दिया हुआ था, इसीलिए वह गलत हो जाएगा। इस व्यवस्था के संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आने के पश्चात भारत में न्यायपालिका के स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर अंतर पड़ेगा तो वह प्रशासनिक व्यवस्था पर अंतर पड़ता है।
प्रशासनिक अधिकार हेतु ही यह कार्य किया गया था। अब फिर से एक प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पर न्यायिक शक्तियां था, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह गलत है। तो इसके आधार पर 3 यहाँ पर नहीं होगा, 1 2 4 ही सही है, इसीलिए सी विकल्प सही हो गया। तो पहले प्रश्न का सही जवाब सी है। अब आप समझ गए कि हम किस तरह से प्रश्नों को आगे लेकर के चलने वाले हैं। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। अब यहां देखना है, कई बार प्रीलिम्स का प्रश्न क्या होता है, वह भी अबूझ होता है। मेंस का प्रश्न तो अबूझ होता ही है, क्योंकि उसे आपको डिकोड करना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है। लेकिन प्रीलिम्स के स्तर में भी ऐसा हो सकता है। और जब भी आप राज्य के प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे, जैसे कि बीपीएससी की बात करते हैं, यूपी पीसीएस की बात करते हैं, तो वहां इसकी गुंजाइश जो है वह अधिक हो जाती है। यहां क्या कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों को, यहां कुछ शब्द दिए गए होंगे, नीचे हम अभी चर्चा कर लेंगे, तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। अब यदि आप इधर ना देखेंगे तो आपको यह प्रश्न समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। अब इसका जवाब हमें यही पढ़ के आएगा कि क्या क्या कहा गया है विकल्प में। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद, ये 5 चीजें दे दिया गया और आपको कहा गया कि तार्किक और सार्थक। क्या आपको नहीं लगता है कि ये रीजनिंग से संबंधित चीजें हैं? निश्चित तौर पर यह सिर्फ राज व्यवस्था का यहाँ मामला नहीं बनता है। आपका रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए यही सब चीज़ों की जरूरत है। अब यहाँ पर इससे आप निकालेंगे कि अच्छा उपराष्ट्रपति लिखा गया है, राष्ट्रपति दिया गया है, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद, तो क्या होना चाहिए? क्या ये वरीयता क्रम से तो कहीं नहीं संबंधित है? तार्किक और सार्थक, तो हम वरीयता क्रम को देख लेते हैं। यदि भारत के संविधान को देखें तो वरीयता क्रम में, जो प्रशासनिक वरीयता क्रम है, उसमें राष्ट्रपति का पद जो है सबसे ऊपर आता है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे निश्चित तौर पर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री आ जाएंगे, तो 2, 1 और फिर 4 आ जाएगा। और अगर चौथे नंबर पे आएंगे तो अध्यक्ष। जब अध्यक्ष की बात की जाएगी यहाँ पर, तो इसमें निहित है कि यह लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं क्या? नहीं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे तीसरा आ जाएगा और यहाँ पर फिर आपको पड़ेगा एक प्रधानमंत्री के बाद सांसद, तो निश्चित तौर पर आखिरी में आएगा सांसद 5वां। तो वरीयता क्रम जो है कहीं न कहीं यही है। सांसद, उससे ऊपर हो जाएंगे अध्यक्ष और उसके ऊपर हो जाएंगे प्रधानमंत्री, फिर उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। अब देखिए ये क्रम कहां सजा हुआ है, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां ढूंढ लेते हैं। देखिए सी में क्या है, 2, 1, 4, 3 और 5, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी जो क्रम है वह सही से अरेंज नहीं किया गया है, इसीलिए वह गलत हो जाएगा। यही बातें व्याख्या में भी कहा गया है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारों की वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, जिसकी चर्चा हमने पहले कर दी है। और उसके बाद क्रमशः उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और सांसदों का क्रम आता है। वही हमें सजा के इस प्रश्न में लिखना है। तो देखिए किस तरह से रीजनिंग का आपको यहाँ पर माइंडसेट लाना था। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे, यहां पर ध्यान देना है, समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? अब यहां पर 5 विकल्प दिए गए हैं। सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि बीपीएससी में इस तरह के विकल्प दिए जाते हैं कि इसमें से जो पूछा गया है ऊपर, उसमें से एक से अधिक सही होगा, यानी कि 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है। और यह भी कहा जाता है कि कोई नहीं हो सकता है, ऊपर जो है उसमें से कोई विकल्प सही नहीं हो। हालांकि अब देखिए 5वां आप नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बीपीएससी अब 4 ही विकल्प के साथ आएगा। इस बार जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है तो 4 ही विकल्प होने वाला है, लेकिन हम 5वां भी 68वीं में पूछा गया था, तो उसके आधार पर बात करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखें और विकल्प देखें तो इंग्लिश भाषा पर आपको नजर डालना है। क्यों कहा था वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है विकास, यहाँ पर है समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सहयोग आंदोलन यदि आप इंग्लिश में देखेंगे, वैसे इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। यहाँ पर सहयोग आंदोलन जैसा कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर आयोग से हिंदी में यह गलत लिखा गया। ठीक है, इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का देखना पड़ेगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया था इसे कोऑपरेटिव मूवमेंट।
इसकी चर्चा की गई थी। तो सहयोग आंदोलन का ये कोऑपरेटिव मूवमेंट सहयोग आंदोलन लिखा गया, इसकी हिंदी अनुवाद जो कि गलत है, इसके जगह पर इसे होना चाहिए था क्या, सहकारिता, सहकारिता आंदोलन। अब देख लीजिए विकल्प ही किस तरह से गलत था। यही इंग्लिश का प्रश्न आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव मूवमेंट उसमें लिखा हुआ था, जिसका सही हिंदी अनुवाद होता सहकारिता आंदोलन, ना कि सहयोग आंदोलन। अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन गांधी जी वाला नहीं पहुंच जाना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग को सही से स्थिर करके लगाना है कि समुदाय विकास की बात की गई है। तो सहकारिता आंदोलन के मतलब क्या है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक समूह होता है, उस समूह का मुख्य ध्येय क्या होता है, समूह के जितने भी मेंबर हैं उसका आर्थिक हित उससे जुड़ा हुआ होता है, निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुआ चाहते हैं, उसकी इच्छा चाहते हैं, इसीलिए कोऑपरेटिव मूवमेंट वगैरह चलाया गया था। इस तरह के सहकारिता के कार्य का ध्येय यही होता है। चलिए इसको विस्तार से भी हम देख लेते हैं कि आयोग ने क्या कहा था। भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट, देख लीजिए यहाँ पर सहकारिता शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था। देखिए जब भी ये शब्द आए ना उत्तरार्ध, इसका मतलब है कि वह सदी जो है खत्म होने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि 90 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी कि 90 का दशक खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 19वीं सदी जो है अब खत्म होने वाली है, उसकी चर्चा की गई है। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहयोग करना, जो कि आर्थिक हित से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने बात किया था जितने भी मेंबर होते हैं उसके लिए। प्रश्न में यहां मैंने पॉइंट डाल दिया है, प्रश्न में सहयोग आंदोलन शब्द का प्रयोग हिंदी वर्जन में किया गया, जो गलत शब्द है, सही शब्द सहकारिता आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए अंग्रेजी में आयोग ने कोऑपरेटिव मूवमेंट शब्द का प्रयोग किया था और कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिंदी अनुवाद सहकारिता आंदोलन होता है। तो ये आप समझ गए कि क्या इसका कहने का तात्पर्य था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर सहकारिता आंदोलन होगा, यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो कि विकल्प ए है। आयोग ने यही कहा था, तो इसको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जब बना तो विभिन्न देशों से विभिन्न अनुच्छेद, संविधान का ध्येय चीज़ों जो है हमने एडॉप्ट किया था। और इसमें कई बार कहते हैं ना कि भारत का संविधान क्या है, कॉपी किया हुआ है, आरोप लगता है भारत के संविधान पे। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको मोटा मोटी ये सोचना है कि कहीं पर किसी व्यक्ति में, किसी व्यवस्था में, किसी विचार में कुछ भी अच्छी बातें हैं तो हमें अपने पर्सनैलिटी में उसे एडॉप्ट कर लेने में क्या बुराई है। तो जहाँ जहाँ पहले से संविधान बना हुआ था, काम हो रहा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने उस पर विचार विमर्श किया और देखा कि हमारे समाज के लिए चूंकि समता मूलक न्याय की व्यवस्था हो सके, इसके लिए वह जरूरी था। तो हमारे संविधान निर्माता बहुत तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए इसे अडॉप्ट किए थे। तो उसी के तहत अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता भी अडॉप्ट किया गया था किसी दूसरे देश के संविधान से। उसकी चर्चा की गई है कि फ्रांस से लिया गया या ब्रिटेन से लिया गया या यूएसए से लिया गया। उपयुक्त में से एक से अधिक देश में इसका प्रयोग है और उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि यह जो है अनुच्छेद 14 की जब भी बात आएगी तो संविधान का भाग 3 आपके दिमाग में आना चाहिए। और भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। तो निश्चित तौर पर मूल अधिकार होगा तो कानून के समक्ष समानता की बात की जाएगी। कानून के समक्ष समानता की बात किसके लिए की जाएगी? नागरिक के लिए। तो भारत के सीमा में जो नागरिक हैं उनके लिए। क्या ये विदेशियों के लिए भी बात की जाएगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि कानून के समक्ष समानता की बात जो है उसमें नागरिक तो आएंगे ही और उसके सीमा के अंतर्गत जो विदेशी हैं उन पर भी ये लागू होगा। और यह जो लिया गया था वह ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया था। ध्यान रखना है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह लिखित नहीं है, वहाँ जो है परंपरा के आधार पे काम चलता है। लिखित नहीं कहने का मतलब है रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो डिसीजन वगैरह होते हैं, कामकाज होते हैं, उन्हीं को संविधान के फॉर्म में रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है तात्पर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्याख्या को समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति, ध्यान देना है यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष जो है हम सबको समान मानेंगे। सभी के क्राइम अगर आते हैं या किसी को मतलब कुछ लाभ देना है तो वो सब समान माना जाएगा, किसी के साथ किसी भी स्तर का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब इस तरह की बात आएगी तब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है कि अच्छा कहते हैं आप कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं, किसी विशेष वर्ग को विशेष छूट तो दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है
कि युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के द्वारा ये सब चीजें की जाती है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब किसी भी व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पर नागरिक और विदेशी दोनों से हो गया, जिसकी हमने चर्चा कर ली थी। और यहाँ मैंने बता दिया था कि विधि के समक्ष समानता की बात जो है वह ब्रिटेन से आता है। यहीं पर एक बात कहा गया है, कानूनों के समान संरक्षण। तो जब अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई है भारतीय संविधान में। एक तो कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, विधि के समक्ष उसे समानता का अधिकार मिलेगा। दूसरी बात कही गई कि कानूनों के समान संरक्षण भी उसे मिलेगा, उससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा। अब यह तो ब्रिटेन से आ गया, और यह कहां से आया? यूएसए के संविधान से। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि यह अवधारणा ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है तो परंपरा से, जैसा मैंने पहले कहा, और कानूनों के समान संरक्षण जो है उसकी अवधारणा अमेरिकी संविधान से आएगी। प्रश्न पे जरा लौटिए, और यहां पर आपके लिए कुछ कंफ्यूजन है, इसीलिए प्रश्न पे लेके आ रहा हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? मैंने ब्रिटेन की चर्चा की और मैंने यूएसए का बताया था। आप कहेंगे यूएसए भी तो होना चाहिए था, यहाँ विकल्प भी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ये विकल्प होना चाहिए था। चूंकि बी और सी दोनों सही होता तो आप डी को क्यों नहीं टिक लगा रहे हैं? डी को नहीं टिक लगा रहे हैं, इसका कारण क्या है कि यहां लिखा गया है कानूनों के समान संरक्षण। प्रश्न में क्या पूछा गया है? कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता की जब बात करेंगे तो यहां पर ब्रिटेन से ही लिया गया था। समझ में आ गया? तो शब्दों के फेर में नहीं पड़ना है। दो बातें अनुच्छेद 14 में कही गई है, उसको सही से समझ के लेना है। एक बात है जो अनुच्छेद 14 का है, विधि के समक्ष समानता, वो ब्रिटेन के संविधान से, कानूनों के समान संरक्षण वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमारे लिए प्रश्न में पूछा गया था कानून के समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद 14 से, जो कि ब्रिटेन से लिया गया था, इसलिए हमारा विकल्प जो है वह बी सही है। क्लियर हो गया चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, इस पर बहुत ज्यादा जो है तर्क वितर्क की गुंजाइश है नहीं। तो यहां पर जो विकल्प इसका ए सही होगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये लगा था। अब हम सभी जानते हैं कि यही सही जवाब है इसका। बाकी इसमें से कोई फैक्चुअल है तो बताने के चीजें हैं नहीं, फिर भी व्याख्या में कुछ चीजें समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें कही गई, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह बातें की गई है। यहां पर क्या कहा गया कि राज्यसभा में कौन कौन से अंग शामिल हैं? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। वरिष्ठों के सदन कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है चयन की उम्र सीमा जो है 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और राज्यसभा की एक खासियत क्या है कि यह कभी भंग नहीं होती है। जैसे कि लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसमें जो सदस्य चुन के आते हैं वह भी लोकसभा से, उनका कार्यकाल जो है वह उसका डिफरेंस होता है। मतलब लोकसभा में 5 साल के लिए होता है और राज्यसभा में कार्यकाल जो है वह 6 साल के लिए होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो 1/3 सदस्य हैं वह पद से मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका चुनाव होता है। अब ये सब बातें यहां पर हमें पहले से समझ में आनी चाहिए। और फिर विकल्प देखेंगे कि राज्यसभा में क्या क्या चीजें शामिल होती है उसके आधार पर। जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य क्या राज्यसभा में शामिल हैं? तो बिल्कुल शामिल हैं। 12 सदस्य जो हैं भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब ये किन किन क्षेत्रों से होता है? जैसे कला के क्षेत्र से हो गया, खेल के क्षेत्र से हो गया, साहित्य के क्षेत्र से हो गया, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से हो गया। तो ये 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि यह जो है वह सही है। आगे बढ़ना है, अभी और भी कुछ बातें हैं। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ध्यान रखना है, क्या नागरिकों द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य जो हैं वह राज्यसभा में जाते हैं? राज्यसभा में किसी सदस्य का चुनाव होता है, क्या आप वोटिंग करते हैं? नहीं करते हैं। आप लोकसभा के सदस्य का जब चुनाव होता है तब आप सीधे प्रत्यक्ष तौर पर वोटिंग करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि पढ़ना हमें कैसे है कि सही कौन सा विकल्प है वो तो देखना है ही, और हम क्या लगातार देख रहे हैं कि गलत कौन है, उसके पीछे की वजह क्या है। क्या होता है ना कि बीपीएससी वगैरह जो आयोग है ना,
वो आपको उलझाने की कोशिश में रहता है। तो हमें देखना है कि आयोग ने क्या सोचा होगा यहाँ विकल्प देते हुए, उसके माइंडसेट को समझिए कि आयोग कहाँ जा सकती है। आप यदि उसके माइंडसेट को समझ जाएंगे तो आप पहले से ही तैयार रहेंगे। ऊपर से पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे विवाह में आपने देखा होगा कि दुल्हन जब आती है उनके साथ जो उनकी सहेलियां आती है तो सभी एक जैसी लगती रहती हैं, दूल्हा जो है कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटी के विकल्प में यही होता है कि सभी जवाब आपको सही नजर आते रहेंगे और आप वहां दूल्हा हैं, तो चक्कर में नहीं पड़ जाना है। ठीक है, नहीं तो दुल्हन हाथ से निकल जाएगी, यानी कि गलत विकल्प पे आप टिक लगा के आ जाएंगे। तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। सभी एक जैसा लगेगा लेकिन दुल्हन को पहचान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प हम पहचानेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है ये। क्यों? अप्रत्यक्ष रूप से। तो राज्यसभा का जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, नागरिकों द्वारा आपने चयन किया था, उनके प्रतिनिधियों, आपके प्रतिनिधि हैं कौन, जो कि लोकसभा के होंगे, विधानसभा के होंगे, ये सब के माध्यम से चुने गए सदस्य यहाँ शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये जो विकल्प है वह सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो गलत हो गया, एक से अधिक है क्योंकि सी भी सही है और ए भी सही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि हमने इस प्रश्न को देख लिया है। अब इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। जो जो बातें मैंने कही है वही है। संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यह भंग नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य के सदस्यों के संदर्भ में बात किया गया है। 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। और 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, उसके प्रतिनिधि करेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो लोकसभा से चयन होकर के नहीं आए थे, वो राज्यसभा से थे और असम राज्य से आए थे। तो यहाँ क्या लिखा है, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों। तो मनमोहन सिंह जो थे वह राज्य से आए थे और किस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, असम से, और भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश से भी, अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास राज्यसभा की सीटें हैं तो वहां से भी मेंबर चयन होकर के आते हैं। तो यह बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का मंत्रिपरिषद, ध्यान देना है, राज्य के मंत्रिपरिषद पर बात की गई है, सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। विकल्प दिया गया है, बहुत ध्यान से यहां पर देखना है। विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देख लीजिए, राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है ना, वह सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कई बार आपके मन में यह कंफ्यूजन आएगा कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वह हो ना हो मुख्यमंत्री के लिए उत्तरदायी होगा, हो ना हो राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए मैंने कहा था कि हम उस विकल्प को देखेंगे, दुल्हन के साथ उनकी सहेलियों पर नजर देना है, लेकिन मुख्य है दुल्हन ही, उसी का चयन करना है। तो विधानसभा हमारे लिए सही विकल्प है और यह मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ना कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री खुद ही एक हिस्सा होता है मंत्रिपरिषद का, इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और केंद्र की मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ राज्यसभा नहीं आता है। या यहाँ पर जो है ध्यान देना है एक चीज और, यहाँ पर देखिए, आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे केंद्र का जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, और जब राज्य का यहाँ पर मंत्रिपरिषद होगा वो कहाँ पर, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्र की मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के लिए उत्तरदायी नहीं है, राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक उसी तरह राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो मुख्यमंत्री या राज्यपाल के लिए उत्तरदायी नहीं है। चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है और 68वीं बीपीएससी में राज्य व्यवस्था से 8 ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यह प्रश्न जो है हमारे आज के लेक्चर का आखिरी प्रश्न होने वाला है। इसको ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। यहां पर कुछ विकल्प दिए गए हैं 5। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जब बात आएगी तो आप कॉलेजियम प्रणाली की चर्चा सुनते होंगे। न्यायाधीश जो होते हैं उनकी ट्रांसफर
और पोस्टिंग के लिए जब बातें की जाती है तो कॉलेजियम प्रणाली का चर्चा आता है। वह सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होता है, वह विभिन्न हाई कोर्ट के लिए भी होता है। यानी कि कॉलेजियम प्रणाली तो सही है भैया, एक तो हमें मिल गया। यहीं पे मन को खुश नहीं कर देना है, मैंने कहा था आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं अपीलीय अधिकार क्षेत्र है। निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए आते हैं, तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी ये हो जाता है यदि हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात करें। हम डिटेल से उस पर आपको ले चलेंगे। मूल अधिकार क्षेत्र है, निश्चित तौर पर यह मूल अधिकार क्षेत्र भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे मामले हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई हो सकती है, वो हाई कोर्ट वगैरह या कहीं और जगह नहीं जा सकता है, इसलिए मूल अधिकार क्षेत्र भी होगा। तो यहाँ पर दो विकल्प अब बच गए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तो गया काम से, और उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो 3 सही हैं, ठीक है। यानी कि डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। 3 सही है, 1 से अधिक है, तो डी इसका सही जवाब हो गया इस प्रश्न का। अब इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं, और जब भी हम व्याख्या समझेंगे तो इस प्रश्न में, जैसा कि मैंने कहा था कि हम सभी सेगमेंट पे चलेंगे कि कौन सा सही क्यों है। कॉलेजियम प्रणाली को भी थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र को देखेंगे और मूल अधिकार क्षेत्र को भी देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पर मूल अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। संविधान के भाग 3 की चर्चा नहीं की गई यहाँ पर, क्योंकि मूल अधिकार जो बात की जाती है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, वह किससे होता है? नागरिकों के लिए या कुछ मामलों में विदेशियों के लिए भी, ठीक है। लेकिन यह जो मूल अधिकार क्षेत्र है यह क्या है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो इसको लेकर के हम चलेंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेखित है, और इसे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये सब जोन जो है वह बीपीएससी जैसे आयोग का फेवरेट जोन होता है, जहां पे आप फंसते हैं ऐसे फैक्ट में। कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली। इस पर काफी विवाद भी चलते रहता है, क्योंकि अभी यहाँ बहुत समय नहीं है कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन कॉलेजियम पद्धति जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। संस्कृति आईएएस का जो चैनल है वहां जाकर के करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। ध्यान देना है, कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से, निर्णयों के माध्यम से कहने का क्या तात्पर्य है? वो कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए, पढ़ के सीधा आगे नहीं निकल लेना है। निर्णयों के माध्यम से कहने का यहां तात्पर्य है कि इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, संसद ने कोई अधिनियम नहीं लाया है, कोई आयोग नहीं है, जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, तो यहाँ जो अधिकारी चयन होंगे वो आयोग के द्वारा होगा। लेकिन यहाँ पर जो न्यायाधीश चयन होकर के आएंगे, ट्रांसफर होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या भारत ने कोई आयोग नहीं बनाया था। एनजेएसी एक आया था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ माना था, संविधान के मूल ढांचे के साथ। और सुप्रीम कोर्ट कहता है, केशवानंद भारती केस आपको ध्यान होगा, मैंने पढ़ा चुका है, उसमें है कि यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम उसे रद्द कर देंगे उस अधिनियम को। और इसीलिए एनजेएसी एक्ट जो था उसे भंग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि न्यायाधीशों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कॉलेजियम पद्धति के द्वारा ही हम ये करेंगे। अब कॉलेजियम पद्धति के द्वारा क्या है उसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं, यह बात यहाँ पर है। अब कॉलेजियम पद्धति को समझ लीजिए, दो संदर्भ में मैं यहां पर समझाता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, यानी कि नियुक्ति की हम लेकर के बात करते हैं, ट्रांसफर की अभी बात हटा देते हैं, हम सिर्फ नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति की बात करेंगे तो 1+4 ले लीजिए। 1+4 का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो कैसी होगी, तो कुछ नामों पर विचार किया जाएगा। नामों पर विचार करने वाली की एक टीम होगी, उस टीम में कौन कौन लोग होंगे? तो एक जो है ये होंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे अभी कौन है? DY चंद्रचूड़ है। और 4 लोग और होंगे। 4 लोग और कौन होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 4 जजेज हैं वो होंगे। तो टोटल इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ये हो गया नियुक्ति के संदर्भ में। अब यहां चलते हैं, अच्छा ये एक चीज और जान लीजिए कि ये कॉलेजियम प्रणाली आया कहां से था, यह जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि निर्णयों के माध्यम से हुआ था, इसके लिए कोई अधिनियम नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस जो है, जैसे कि फर्स्ट जजेस केसेस जो है वह 1982 में आया था, और सेकेंड जजेस केसेस जो है 1993 में आया था, और वहीं से कॉलेजियम की बातें शुरू हो गई थी। मतलब प्रक्रिया जो है फर्स्ट जजेस केसेस से ही चल रहा था, जो कि 1982 में, लेकिन इसकी पहली कह
सकते हैं अवधारणा जो सामने आया व्यवहारिक तौर पर वह 1993 के सेकेंड जजेस केस से आया। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, कॉलेजियम पढ़ते हुए बहुत विस्तारित ढंग से पढ़िए, इससे प्रश्न बहुत आता है। फेवरेट जोन होता है आयोग का, चाहे वो यूपीएससी का लें, बीपीएससी के लें, किसी भी राज्य का आयोग का ले लें, ये फेवरेट जोन होता है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत अधिक रहता है, विवाद भी बहुत अधिक रहता है, ना सिर्फ प्रीलिम्स मेंस के लिए भी उपयोगी है। तो इसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब मैंने कहा था कि कॉलेजियम की चर्चा तो मैं कर लूंगा, उसके अलावा विकल्प में और चीजें दिया गया था, अपीलीय अधिकार क्षेत्र की बात की गई थी, उस पर भी हम देख लेंगे। और उसके अलावा मैंने कहा था कि अपीलीय अधिकार के क्षेत्र के बाद यहां पर मूल अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र मैंने कहा था कि भाग 3 फंडामेंटल राइट से नहीं है, बल्कि जो है यह न्यायालय से संबंधित अवधारणा है, उसको चलते हैं लेकर के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारता शक्ति का वर्णन है। अब सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारता शक्ति का वर्णन है, कहने का तात्पर्य है कुछ ऐसे मामले होंगे जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकती है। आप कहेंगे पटना हाई कोर्ट में चले जाएंगे सर, बीपीएससी में करते ही हैं, नहीं जा सकते। कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि केंद्र और राज्य के संबंध की बात है, केंद्र और राज्य के आपस में कुछ विवाद हो गया है और वह मुद्दा आएगा तो वह कहां पहुंच जाएगा, सीधा आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में, या दो या उससे अधिक राज्यों के बीच मान लीजिए विवाद हो गया तो उसका भी निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट का उस पर अधिकार नहीं है। और इसीलिए इसको कहा गया है मूल अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 131 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है। तो इस लेक्चर में इतनी सारी चीजें जो है आपके लिए मैं लाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि 68th बीपीएससी में 8 प्रश्न राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस 8 प्रश्नों को देखने के बाद, उसकी व्याख्या को समझ लेने के बाद, इससे संबंधित कहीं भी प्रश्न आता है या इतने टॉपिक से संबंधित कहीं भी प्रश्न आता है, 30 सितंबर का जो कयामत का दिन आपके लिए आने वाला है, बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा, निश्चित तौर पर आप नहीं बख्शेंगे, उस प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं और आप सही जवाब करके आएंगे। बस फिर से मैं वही कहूंगा कि दुल्हन के साथ उनकी सहेलियों पर भी ध्यान देना है, लेकिन चयन दूल्हे को दुल्हन का ही करना है, यानी कि सही विकल्प आपको चयन करके आना है। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है 4 सितंबर से स्टार्ट कर रही है संस्कृति आईएएस। तो आप जो है एडमिशन इसे ले सकते हैं, ऑनलाइन मोड में है। इसका फी भी कम ही रखा गया है, 50,000 था लेकिन 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो केवल 25,000 इसे रखा गया है। तो आप इसे जल्द से जल्द नामांकन करवा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। 30 सितंबर जो कि प्रीलिम्स आने वाला है, इसके लिए हमारे जितने भी ऑनलाइन फैकल्टी हैं वो सभी अपने अपने सब्जेक्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए लगातार जुड़े रहिए। अगला 10-15 दिन काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में मैं दूसरे टॉपिक के साथ, यानी कि 66 बीपीएससी में जो राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।